चलिए एडजेक्टिव क्लास में हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अब यह समझाया जाएगा कि जैसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस में ऐसे देखते हैं कि कुछ नाउन्स यहाँ यूज़ होते हैं। जैसा मैं सेंटेंस में लिखता हूँ, एग्जाम्पल है कि ही इज़ अ कोच, ही इज़ अ कोच। जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ इसमें आपको बस नाउन पहचानना कि यहाँ पे नाउन कौन कौन सा है। ओके, इट इज़ अ टीम, it is a team. He is a coach, it is a team. Football is an interesting game. Football is an interesting game. England is a ब्यूटीफुल कंट्री। इंग्लैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब यहाँ पर आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं। ही इज़ अ कोच, इट इज़ अ टीम, फुटबॉल इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, इंग्लैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इस चारों सेंटेंस में आपको बस ये पहचानना है कि यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह ये एक्ट कर रहा है, बस उसको आप पहचानिए। चलिए इस स्टेटमेंट में देखते हैं कि कोच नाउन है। कोच नाउन है। क्यों यह नाउन है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल मौजूद है। इट इज़ अ टीम, टीम नाउन है। क्यों? आर्टिकल है। फुटबॉल नाउन है। क्यों? क्योंकि यह स्टेटमेंट में इस वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है। गेम भी नाउन है। ओके, एन आर्टिकल है तो गेम नाउन है। इंग्लैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंग्लैंड भी इस स्टेटमेंट में वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है तो यह भी क्या है? नाउन है। और कंट्री भी नाउन है। तो आपको यहाँ पर कोच, टीम, फुटबॉल, इंग्लैंड यहाँ पे नाउन के रूप में यहाँ पे आपको यूज़ किया गया। क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिसमें ये जितने दिखने वाले नाउन हैं इसमें से ज़्यादातर नाउन जो हैं वो एडजेक्टिव में फॉर्म आ सकते हैं? यानी जो एडजेक्टिव मतलब नाउन यहाँ पे यूज़ किया गया है इसको मैं हूबहू सेम इसी तरह से मैं इसका एडजेक्टिव बना सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो कैसे होता है सो मैं दिखाता हूँ। जैसे स्टेटमेंट में इसको मैं साइड कर देता हूँ या मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है कोच, क्या लिखा गया है? कोच। इसका मीनिंग निकल के आता है ए कोच, ये एक कोच। अब यह कोच जो है ये किस चीज़ का कोच है? तो यहाँ पे लिखा गया है टीम कोच, टीम कोच। इसका सेंस आता है अ कोच ऑफ अ टीम, अ कोच ऑफ अ टीम। कोच नाउन है तो वहां पर ए कोच लिख दिया गया है। टीम कोच यानी कोच किसका है? तो यहाँ कहा गया है टीम का कोच है। तो इसका मीनिंग निकल के आता है अ कोच ऑफ ए टीम, कि किसी टीम का एक कोच है। यहाँ पर टीम जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। कोच नाउन है और टीम किसकी तरह वर्क कर रहा है? तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। अब इसी में और अगर ये टीम का कोच है तो किस टीम का कोच है? कोई स्पोर्ट्स का होगा ना। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि फुटबॉल टीम कोच, फुटबॉल टीम कोच। अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि कोच नाउन है, टीम एडजेक्टिव है, फुटबॉल भी क्या है? एडजेक्टिव ही है। यह भी कोच के बारे में ही बताने का यह काम कर रहा है। तो जो फुटबॉल यहाँ पे नाउन दिख रहा था वो फुटबॉल वहाँ एडजेक्टिव है। जो टीम यहाँ पे नाउन की तरह दिख रहा है वो टीम यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया है। तो इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? अ कोच ऑफ अ टीम, a coach of a team that plays football, a coach of a team that plays football। मतलब एक टीम का कोच, कौन सा टीम? तो वह टीम दैट प्लेज फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ देखते हैं, अब फुटबॉल टीम कोच लेकिन किस देश का? यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इंग्लैंड
इंग्लैंड फुटबॉल टीम कोच, इंग्लैंड फुटबॉल टीम कोच। एक कोच है, किसका कोच है? टीम का है। कौन से टीम का? फुटबॉल टीम का। कौन से देश का? इंग्लैंड का। तो टीम एडजेक्टिव, फुटबॉल एडजेक्टिव, इंग्लैंड एडजेक्टिव। तो यहाँ आप देख सकते हैं टीम, फुटबॉल और इंग्लैंड, जो यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, वहाँ वो एक्ट कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। मीनिंग क्या निकल के आता है देख लेते हैं। अ कोच ऑफ अ टीम, अ कोच ऑफ अ टीम दैट प्लेज फुटबॉल, किसके लिए फुटबॉल खेलता है? फॉर इंग्लैंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक से ज़्यादा नाउन यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। इसलिए आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है तो वो क्लैरिटी के पढ़ना है। किसी को आप फिक्स ऐसा कह नहीं सकते हैं कि यह पार्टिकुलर नाउन होगा या पार्टिकुलर ये एडजेक्टिव हो सकता है। इन सब का अपना इंडिविजुअल एक एक्ट करता है, वो काम करता है, वो किस वर्ड फॉर्मेशन में या किस सेंटेंस के फ्रेम में वो अपने आप को रख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और साइड मैंने मीनिंग बता दिया है कि कोच का मतलब एक कोच, टीम कोच का मतलब होता है एक कोच ऑफ ए टीम, कि किसी टीम का वो कोच है। फुटबॉल टीम कोच यानी ए कोच ऑफ ए टीम, किसी टीम का वो कोच है, लेकिन वो टीम कौन सा है? दैट प्लेज फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलता है। इंग्लैंड फुटबॉल टीम कोच, इसका मतलब ए कोच ऑफ ए टीम, किसी टीम का एक कोच है। दैट प्लेज फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलता है, किसके लिए? फॉर इंग्लैंड देश के लिए। क्लियर? नोट कीजिए इसको। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह का एक एग्जांपल मैं भी और आपको देता हूं क्लैरिटी से समझने के लिए। चलिए इसी में देखते हैं। अब जैसे यहां मेंशन किया गया है सेंटर, CENTRE। सेंटर का मतलब निश्चित है कि ए सेंटर कोई सेंटर है, लेकिन किस चीज़ का सेंटर है? तो इसको क्लैरिफाई किया जाएगा या मॉडिफाई किया जाएगा जब मैं यह लिखता हूं कि रिसर्च सेंटर। बात किसकी हो रही है? रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। इसका मीनिंग निकल के आता है अ सेंटर दैट रिसर्च, एक सेंटर जो रिसर्च करने का काम करता है। अब इसमें तो ये कह दिया गया कि सेंटर है, सेंटर किस चीज़ का है? रिसर्च करने वाला सेंटर है, लेकिन किस चीज़ का रिसर्च करता है वो भी तो क्लैरिफाई होना चाहिए। तो इसमें मैं मेंशन कर सकता हूँ कि एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर, एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर। अर्थ ये निकल के आता है अ सेंटर दैट रिसर्च, अ सेंटर दैट रिसर्च, एक सेंटर जो रिसर्च करता है किस चीज़ का? इनटू एक्सीडेंट्स का। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सेंटर नाउन है, यहाँ का सेंटर भी नाउन है, यहाँ का सेंटर भी नाउन है, लेकिन यह जो रिसर्च लिखा हुआ है यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रिसर्च एडजेक्टिव, एक्सीडेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, अब इसी में देखते हैं। ओके, तो एक्सीडेंट कहाँ का एक्सीडेंट? ओके, इसमें मैं मेंशन कर सकता हूँ रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर, रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर। यहाँ सेंटर नाउन है, रिसर्च एडजेक्टिव, एक्सीडेंट एडजेक्टिव, रोड एडजेक्टिव। मीनिंग क्या निकल के आएगा? तो इसका अर्थ जानने के लिए ध्यान रखेगा। और इस प्रकार के जो आपको दिख रहा है ये आपके माइंड में आ सकता है सर ये इस प्रकार का यूज़ कहाँ होता है? तो इस प्रकार के यूज ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में किया जाता है, वहाँ स्पेस को बचाने के लिए, कि वहाँ एक नाउन का ज़्यादातर एडजेक्टिव यूज़ कर लिया जाता है। इसका मीनिंग आपको समझना रहता है तो पीछे से मीनिंग लगाना पड़ता है।
सेंटर है, किस चीज़ का सेंटर है? रिसर्च का। रिसर्च में भी किसका रिसर्च? एक्सीडेंट का। तो एक्सीडेंट कहाँ वाला एक्सीडेंट? तो इसमें कहा सिर्फ जो रोड पे जो एक्सीडेंट होता है उसकी यहाँ पे रिसर्च की बात होती है। तो मीनिंग निकल के आता है अ सेंटर दैट रिसर्च, अ सेंटर दैट रिसर्च इनटू एक्सीडेंट्स, अ सेंटर दैट रिसर्च इनटू एक्सीडेंट ऑन रोड्स। कहाँ होता है? ऑन रोड्स, ओ सॉरी, ऑन रोड्स। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। तो रोड, ये रोड मतलब जो सेंटर है रिसर्च करता है किसका? एक्सीडेंट का। कौन सा एक्सीडेंट का? तो रोड एक्सीडेंट। अब यह जो सेंटर है यह गवर्नमेंट है या कमर्शियल यानी कि प्राइवेट यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट, गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर। यहाँ देखते हैं सेंटर नाउन, रिसर्च एडजेक्टिव, एक्सीडेंट एडजेक्टिव, रोड एडजेक्टिव, गवर्नमेंट एडजेक्टिव का काम करता है। मीनिंग पता करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अ सेंटर दैट रिसर्च, अ सेंटर दैट रिसर्च into accidents on roads, on roads किसके लिए? तो फॉर गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ये करता है और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखने में तो यहाँ एक नाउन और एडजेक्टिव 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 का यूज़ कर लिया गया, लेकिन इसका मीनिंग कितना बड़ा निकलता है? अ सेंटर दैट रिसर्च इनटू एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स फॉर गवर्नमेंट। क्लियर? यहाँ फिर में सेंटर, कोई भी सेंटर है, किस चीज़ का सेंटर है? तो रिसर्च सेंटर है। तो मीनिंग निकल के आता है अ सेंटर दैट रिसर्च, जो रिसर्च करता है। किस चीज़ का रिसर्च? तो एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर, अ सेंटर दैट रिसर्च इनटू एक्सीडेंट, जो सिर्फ एक्सीडेंट पे रिसर्च करता है। आगे आते हैं रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर, एक ऐसा सेंटर जो रिसर्च करता है इनटू एक्सीडेंट्स ऑन रोड, सिर्फ रोड्स की बात करता है। फिर कहा गया गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर, सेंटर है डेट रिसर्च, जो रिसर्च करता है इनटू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का ऑन रोड्स, रोड्स पर फॉर गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? गवर्नमेंट यानी कि सरकार के लिए। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का क्लास होता है कंप्लीट। इससे आगे अब हम लोग मूव करते हैं वर्ब को लेकर, नोट कीजिए। चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। तो एडजेक्टिव की क्लास होती है कंप्लीट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब हम लोग मूव करते हैं वर्ब की तरफ। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंप्लीट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 वर्ब की तरफ हम लोग मूव करते हैं। VERB प्रोनाउंसिएशन इसका वर्ब है, वर्ब इसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये उच्चारण नहीं है। तो वर्ब सही, वर्ब नहीं। अब इसका 4 पॉइंट में इसे समाप्त करता हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जैसे मेंशन किया गया है कि मोहित सिंग्स इन मिडनाइट, मोहित सिंग्स इन मिडनाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कि मोहित रन्स फास्ट, मोहित रन्स फास्ट। अब इसमें समझते हैं जैसे मोहित स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, यह जो दिया हुआ सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या बन रहा है? मोहित सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और स्टेटमेंट यानी सेंटेंस में जब आप एक सब्जेक्ट रखते हैं तो आपको उसका एक वर्ब भी रखना पड़ता है। तो सिंग्स यहाँ पर वो वर्ब है, सिंग्स क्या है? वर्ब है। रन्स भी यहाँ पर वर्ब है वही। अब इसी में ये तो पहचान लेते हैं कि यह वर्ब है। अब इसी वर्ब में हमें यह भी पहचानना है कि किस प्रकार का यह वर्ब है।
तो यहाँ समझते हैं कि यह जब कहा गया मोहित सिंग्स इन मिडनाइट, कि मोहित गीत गाता है मिडनाइट, आधी रात में, तो जब गीत गाया जाता है तो उसमें लिप्स के, बॉडी का तो यूज़ होता है, ये लिप्स का, यानी एक ऐसा है वर्ब है जो एक्शन दिखाने का काम करता है। क्या दिखाने का काम करेगा? एक्शन। जिसमें जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में हाथ का यूज़ है, शरीर का यूज़ है, पैर भी मुझे मूव करना पड़ता है, तो ये एक एक्शन से जुड़ी हुई बात कर रहा है। इसी वजह से इस वर्ब को हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब कहते हैं? तो एक्शन वर्ब हम लोग इसे कहने का काम करते हैं। सेम एज आते जब कहा गया मोहित रन्स फास्ट, तो रन जब करता है तो यह भी एक एक्शन है। जैसे एक्शन मूवी होती है ना, ओके, तो उसमें पूरी तरीके से शरीरों का यूज़, मार धार यूज़ किया जाता है, तो ये वर्ब है जो एक्शन दिखाने का काम कर रहा है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब कहते हैं। तो ये पॉइंट फर्स्ट रहा जिसमें हमने समझा कि यह एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। पॉइंट नंबर सेकेंड में आते हैं, तो कहा गया कि मोहित हैज़ अ ब्लैक हॉर्स। मोहित हैज़ अ ब्लैक हॉर्स, तो हैज़ यहाँ पे वर्ब है। हैव क्या है? वर्ब। और जब कहा गया कि मोहित हैज़ अ ब्लैक हॉर्स, यानी मोहित के पास एक ब्लैक हॉर्स है, तो किसी के पास ब्लैक हॉर्स होना, इसमें कोई एक्शन तो दिख नहीं रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर यह जो वर्ब है यह एक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अच्छा ये एक और टाइप निकल के आएगा, क्योंकि एक्शन वाला वर्ब यहाँ पर तो काम कर नहीं रहा है, तो एक और वर्ब लाएगा। तो यहाँ कहते हैं हैज यहाँ पे दिखा रहा है पजेशन। क्या दिखा रहा है? पजेशन। पजेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिकार। क्या कहते हैं? अधिकार। यहाँ हैज वर्ब है जो हम लोगों को पजेशन यानी अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव वर्ब। कौन सा वर्ब कहेंगे? पजेसिव। ऐसा वर्ब जो पजेशन दिखाने का काम करे, यानी कि अधिकार दिखाने का काम करे, उसे हम लोग कहते हैं पजेसिव वर्ब कहते हैं। इसी में एक और एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान रखेगा कि रौनक हैड अ पेन। रौनक हैड अ पेन, तो हैड जो है ये पोजीशन बताता है लेकिन पास्ट का, हैव और हैज बताता है प्रेजेंट के बारे में, हैड बताता है पास्ट के बारे में। तो यहाँ हैड भी जब कहा गया रौनक हैड अ पेन, रौनक के पास एक कलम थी, तो यहाँ पर यह वर्ब भी पोजीशन ही दिखा रहा है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव वर्ब। कौन सा वर्ब कहते हैं हम लोग इसे? पजेसिव वर्ब कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3, चलिए इसमें देखते हैं। जैसे कहा जाएगा कि दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, तो यहाँ दिस सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में इज वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं जब ये कहा गया दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, तो क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। क्या इसमें कोई अधिकार पोजीशन दिखाया जा रहा है? नहीं। तो इसे कहते हैं हैपनिंग। क्या कहते हैं? हैपन, किसी चीज़ का होना। ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये बेंच है, ये क्लास है, ये कैमरा है, ये बोर्ड है, ये सब है। तो यहाँ पर इज को जो है ये हैपन, किसी चीज़ के होने के बारे में बात करता है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब। कौन सा वर्ब कहते हैं? हैपनिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो होने के बारे में बताए उसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब। नेक्स्ट आते हैं, इसी में ध्यान रखेगा, it was a building, sorry it was a table, it was a table। तो was भी यहाँ पर वही हैपनिंग वर्ब के बारे में बात करता है। हैपनिंग वर्ब किसी चीज के होने के बारे में बात करता है। तो पॉइंट फर्स्ट रहा एक्शन वर्ब, पॉइंट सेकंड रहा पजेसिव वर्ब, और पॉइंट थर्ड रहा हम लोगों के सामने हैपनिंग वर्ब। और लास्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसे कहा गया है कि मदन नोज यू, मदन आपको जानता है। इसी में आ सकते हैं कि मदन हेट्स यू, मदन हेट्स यू, मदन आपसे नफरत करता है। तो हेट्स यहाँ पे वर्ब है, नोज भी वर्ब है, हेट्स भी वर्ब है। अब है क्या चीज़? किसी को जानना, किसी से नफरत करना, प्यार करना, भूल जाना या याद करना, ये सब क्या एक्शन है? नहीं। क्या पोजीशन है? कोई अधिकार है? नहीं। हमारे कंट्रोल में नहीं होती ये सारी चीज़ें। क्या ये हैपनिंग होना ही नहीं? इसे कहा जाता है माइंड का स्टेट कहा जाता है। नहीं कहते कि वो अभी गुस्से वाले मूड में है, यानी अब अभी वो गुस्से की अवस्था में है, फिर वो हो सकता है अच्छे मूड में आएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, जो भी होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेट बताना, किसी चीज़ की अवस्था कि वह किस अवस्था में अभी है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब।
स्टेटिव वर्ब। उसी प्रकार के हेट्स को भी हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब। तो जिस वर्ब से आपको एक्शन के बारे में पता चले एक्शन वर्ब, जिस वर्ब से आपको पोजेशन के बारे में पता चले उसे हम लोग कहते हैं पॉजेसिव वर्ब, जिस वर्ब से आपको हैपनिंग किसी चीज के होने के बारे में मालूम चले उसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब, और जिस वर्ब से आपके किसी स्टेट यानी स्थिति अवस्था के बारे में पता चले उसे हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब। तो यहाँ पे आज मैंने आपको एडजेक्टिव भी लास्ट तक मैंने करवा दिया और यहाँ पे फिर मैंने आपको वर्ब भी लास्ट में करवा दिया है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग के पास बस 3 बचा हुआ है, एक एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, जिसको हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और इसको समाप्त करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।